आपका रूप, आपका शहर, आपका देश, आपका कार्य, आपकी पहचान असल में क्या थी, क्या हो गई और क्या होने जा रही है। ये जो बात हम करने जा रहे हैं ये इंटरैक्टिव सेशन रहेगा। पहले हम बताएंगे कि पहचान कहां से आती है, कैसे बढ़ती है, कहां पहुंचती है, कहां बिगड़ती है, और फिर वहां से सवाल लेंगे। बच्चों शांति से सुनना, अरे भाई को शांति से सुनना, शांति से। आज यहाँ जो हम मुखमेरीपुर में बैठे हैं, हम सारे लोग एक साथ बैठे हैं, एक छत के नीचे बैठे हैं, एक पहचान के नीचे बैठे हैं। क्या कारण है कि हम यहाँ बैठे हैं? ऐसी कौन सी वजह थी कि हमें यहाँ बैठना पड़ा? ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से हमको ये लगता है कि हमको सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए? ऐसा कौन सा कारण है जिससे हमको ये लगता है कि हमारे सारे अधिकार चले गए, उनको बचाना है? ऐसा कौन सा कारण है जिससे हमको ये लगता है कि हमारे अधिकार नहीं बचे तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे? ऐसा कौन सा कारण है जिससे हम बार बार ये पूछते हैं कि फलाने ने हमारे अधिकार छीन लिए, फलाने ने हमारी नौकरी छीन ली, हमारा राशन छीन लिया, हमारी रोटी छीन ली, अब हमारी जमीन जायदाद छीनने में लगे हुए हैं, हमको गांव से मार के निकाल दिया, हमको शहरों से मार के भगा दिया, हमारी नौकरियों में दे दिया, हमारे चूल्हे पे रोटी नहीं पकने देते हैं, हमको अपनी जगहों पे रहने नहीं देते हैं, हमारे खेत खलियान छीन लिए। ये सारे जितने भी हमारे मन में सवाल चलते हैं, इन सवालों के जवाब के लिए हम बार बार बैठते हैं, कई बार बैठते हैं, जगह जगह बैठते हैं। लेकिन जो लोग बैठते हैं इन सारे सवालों पे चर्चा करने बैठते हैं, वो हम अलग अलग रूप में बैठते हैं, अलग अलग पहचान के तहत बैठते हैं, अलग अलग कारणों से बैठते हैं। वो जितने भी हमारे कारण हैं वो सारे एक नहीं हो पाते। वो सारे एक क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमारी कई तरह की पहचान है, हमारी सिर्फ एक पहचान नहीं है। आप कह सकते हैं वेद प्रकाश गौतम है, ये इनके नाम की पहचान है। आप बता सकते हैं मैं घिटोरनी से आया हूं, ये इनकी जगह की पहचान है। आप बता सकते हैं कि फलाने विभाग में काम करता हूं, ये इनके काम की पहचान है। आप बता सकते हैं कि मेरे दादा परदादा तो उस गांव के थे, वो ये किया करते थे, उनकी खानदानी पहचान है। आप बता सकते हैं कि मैं इस संगठन से जुड़ा हुआ हूं, आपकी संगठनात्मक पहचान है। आप बता सकते हैं कि मैं इस पंथ को, इस धर्म को, इस पक्ष को मानता हूं, आपकी धार्मिक, पंथिक या पाक्षिक पहचान है। आप बता सकते हैं कि मैं फलाने साल में पैदा हुआ था, तो आपकी साल की पहचान है। आप बता सकते हैं कि मैं पुरुष हूं, आपकी लिंगात्मक पहचान है। तो ऐसे ऐसे हमारी सबकी अलग अलग बहुत सारी पहचान है। उन पहचानों की वजह से हम सारे लोग इस बात पे, इस कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाते कि हमारी वो एक पहचान क्या है जिसकी वजह से हमारे सारे दुख दूर हो जाएं। वो हमारी एक पहचान क्या है जिस पहचान को हम अपना लें और उस पहचान को अपना के हम तुरंत एक हो जाएं। तो आज मैं आपको बताता हूं कि हमारे बीच में कितनी तरह की पहचान चलती है। सबसे पहली जो हमारी पहचान होती है वो चलती है हमारी पारिवारिक पहचान। जैसे ये बच्चे बैठे हैं, इनकी पारिवारिक पहचान ये होगी फलाने का लड़का है, फलाने की लड़की है, उसका भतीजा है, उसकी बुआ है, उसकी चाचा है, उसका पोता है, पोती है, ये दादा बैठे हैं, दादी बैठी है। ये हो गई हमारी पारिवारिक पहचान, जिससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये उस परिवार का बच्चा है, या ये उस परिवार की महिला है, या ये उस परिवार के पुरुष है। दूसरी जो हमारी पहचान है वो बनती है हमारे काम से, हमारी काम की पहचान। जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूं, तो मेरी जो काम की पहचान है वो क्या है? वकील। आप BACS में जो दिल्ली का बिजली विभाग है उसमें सीनियर इंजीनियर है, तो आपकी क्या पहचान है? इंजीनियर की। आप टीचर हैं, आपकी पहचान है टीचर की।
यहाँ कोई आईएएस हो सकता है, कोई पीसीएस हो सकता है, कोई मंत्री हो सकता है, कोई विधायक हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, कोई बिजनेसमैन हो सकता है, कोई खेती करने वाला हो सकता है, कोई गाड़ी चलाने वाला हो सकता है। तो उनकी पहचान उनके काम से होती है। तो वो पहचान होती है किसकी? काम की। तो काम की पहचान, अगर हमारी काम की पहचान आज के काम से होती है, तो क्या पुरानी पहचान जो हमारी होती थी, तो वो भी क्या काम से होती थी? जैसे आज के समय में गाड़ी चलाने वाले को बोलते हैं चालक, जो बाजार में व्यापार करता उसको बोलते हैं व्यापारी, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता उसको कहते हैं इंजीनियर, जो मरीजों को ठीक करता उसको कहते हैं डॉक्टर, जो आपका मुकदमा अदालत में लड़ता है उसको कहते हैं वकील। तो ऐसे ऐसे काम की पहचान बढ़ गई। लेकिन ये प्रोफेशन तो अभी अभी आए हैं, ये जितने भी काम करने के प्रोफेशन है ये तो अभी आए हैं कुछ सालों में। उससे पहले तो ये नहीं हुआ करते थे। तो उससे पहले क्या काम हुआ करते थे? उससे पहले काम होते थे खेती के। जो खेती का काम करता था उसको कहते थे खेतीये, खेत की पहचान। जो व्यापार तो पहले भी चलता था, क्योंकि सुदत्त जैसे हमारे व्यापारी थे, जो व्यापार करता था उसको कहते थे व्यापारी। जो हमारा चमड़े का काम करता था उसको कहते थे चमार, और जो हमारा बुनाई का काम करता था उसको कहते थे बुनकर। तो ऐसे ऐसे हमारी जितनी भी पहचान थी वो हमको जो बाहर से आए हुए लोग थे, जो हमारे विपरीत लोग थे, उन्होंने हमको उस पहचान के साथ बांध दिया। भाई अगर मैं आज वकील हूं और कल को मेरा लड़का डॉक्टर बन जाता है तो उसकी पहचान बदल जाएगी। तो क्या उस समय पे अगर कोई खेत का ही काम करता था और खेत का काम छोड़ के उसने डॉक्टरी का काम कर लिया, तो क्या वो कभी खेती है ना? वो खेती नहीं रहा। फिर क्या बन गया? वो चिकित्सक बन गया, वो डॉक्टर बन गया। जो चमड़े का काम करते थे उन्होंने चमड़े का काम छोड़ दिया और वो वकालत के पेशे में आ गए या वो आईएएस बन गए। तो क्या उनका काम आज भी चमड़े का ही काम चल रहा है? उनका काम चमड़े का नहीं चल रहा। तो उनके जो काम की पहचान थी वो छूट गई पीछे। अब वो जो पहचान है उनके आज के काम से नापी जानी चाहिए। क्योंकि ये बताया जाता है कि जितनी भी जातीय पहचान दी गई वो काम के आधार पर दी गई। अगर काम के आधार पर वो सारी पहचानें दी गई हैं तो काम तो बदल गए। काम कब से लेकर अब तक बदल गए और काम आगे भी बदलते रहेंगे। तो अगर काम के आधार पर पहचान है तो भैया मैं अगर आज आईएएस बन रहा हूं तो मेरी काम की पहचान आईएएस होगी। मेरे काम की पहचान वो नहीं होगी जो मेरे दादा परदादा ने पता नहीं करे भी या नहीं करे। मुझे कैसे पता कि 4 पीढ़ी पहले मेरे परदादा क्या काम किया करते थे? मुझे कैसे पता 10 पीढ़ी पहले मेरे घर वाले क्या काम किया करते थे? उस टाइम तो फोटो तो किसने नहीं थे, कोई कागज पत्री तो होती नहीं थी, कहीं पे कुछ लिखा तो जाता नहीं था। इस बात को मैं कैसे मान लूं कि किसी बाहर वाले ने आके मुझे एक पहचान दे दी मेरे खानदानियों के, मेरे दादा परदादा के काम के आधार पे वो सच थी? तो नहीं मानता इस चीज को। मैं अगर काम के आधार पे मेरी पहचान है तो वो पहचान होगी जो मैं काम आज कर रहा हूं। जो काम मैं आज कर रहा हूं उसके आधार पे मेरी पहचान होगी काम से, उससे नहीं होगी जो पहले हुए हैं। अगली जो पहचान होती है वो हमारी पहचान होती है हमारे धर्म के, पंथ के, मजहब के हिसाब से। जैसे बाबा साहब आए 1891 में, डॉक्टर अंबेडकर के जो अनुयायी बने वो बने उनके पैदा होने के बाद। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। एक बार हाँ कर दीजिए सब लोग, ऐसा ही है। तो जो डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी बने उनके पैदा होने के बाद, तो डॉक्टर अंबेडकर तो चले गए। उनके पैदा होने के बाद जो उनके अनुयायी बने, तो डॉक्टर अंबेडकर से पहले उनके अनुयायी क्या थे? उससे पहले तो अम्बेडकरवादी नहीं थे। कुछ तो रहे होंगे, क्या रहे होंगे? हो सकता है वो दूसरे पंथ के रहे हो, वो कबीर पंथ के रहे हो, वो रविदासी पंथ के रहे हो, वो बुद्ध पंथ के रहे हो। अब अगर हम रविदासी पंथ की बात करें तो रविदासी पंथ तो 400-500 साल पहले नहीं था। जब संत शिरोमणि रविदास जी आए हमारे बीच में, उसके बाद ही तो रविदासी पंथ शुरू हुआ। उससे पहले क्या थे? तो उससे पहले देख लो,
उससे पहले की जो पहचान होगी वो ये कह सकता है जी, उससे पहले हम बुद्धिस्ट थे। बुद्ध तो 2600 साल पहले आए। 2600 साल पहले जब बुद्ध आए, फिर उसके बाद तो तुम कहोगे कि तो बुद्धिस्ट बने। जो सारी दुनिया में कहते हैं कि सब बुद्धिस्ट थे, सब बुद्ध को मानने वाले लोग थे, या सब बुद्धिस्ट बन जाएंगे या बुद्ध में भारत हो जाएगा, उनसे पूछो भाई बुद्धिस्ट तो अशोक के समय भी नहीं थे और बुद्ध के समय भी सारे बुद्धिस्ट नहीं थे, तो बुद्धिस्ट से पहले भी तो कुछ रहे होंगे। तो ये अपने अपने पंथ हैं, जो लोग अपने अपने पंथों में बंधे हुए हैं और वो उनकी आस्था के हिसाब से उनके पंथ हैं, वो उसमें बंधे रह सकते हैं, वो उनकी आस्था है। अम्बेडकरवादी कहता है मैं अम्बेडकर का अनुयायी हूं, तो वो उसकी आस्था है, वो अपने अम्बेडकर के पंथ में रहे। रविदासी कहता है कि रविदास में मेरी आस्था है, वो उसकी आस्था है, वो अपने रविदासी पंथ में रहे। कोई कहता है मेरी कबीर में आस्था है, वो अपने कबीरवादी पंथ में रहे। कोई कहता है कि हम बुद्धिस्ट हैं, तो वो आपका अपना मैटर है, आप उसमें रहे। कोई कह सकता है कि हम मुस्लिम है तो उसका धार्मिक मैटर है, वो उसमें रहे। कोई कहता है कि हम सिख हैं तो उसका धार्मिक मैटर है, वो उसमें रहे। तो ये सब हो गई हमारी क्या पहचान? पंथ की पहचान, धर्म की पहचान, पक्ष की पहचान। तो हमारी जो तीसरे प्रकार की पहचान हो गई वो हो गई ये। अब हमारी आती है चौथे प्रकार की पहचान। चौथे प्रकार की जो हमारी पहचान है वो है हमारी क्षेत्र की पहचान, इलाके की पहचान, एरिया की पहचान। जैसे कोई कहेगा कि भाई मैं, आप अगर मान लीजिए कि यहां से उड़ के आप अमेरिका चले गए, अमेरिका जाके आप क्या बताएंगे कहां से आए हैं? कहां से आए हैं? इंडिया से आए हैं। आप हरियाणा के रहने वाले हैं और दिल्ली आ गए, तो आप क्या बताएंगे? कहां से? आप हिसार के रहने वाले हैं और कुरुक्षेत्र आ गए, क्या बताएंगे? हिसार से। आप हिसार की टीचर कॉलोनी के रहने वाले हैं और हिसार जिले के मुख्यालय पे आ गए, तो क्या बताएंगे कहां से हैं? टीचर कॉलोनी से। तो ये आपकी जो एरिया की पहचान है बदल जाया करती है, आपके जो इलाके की पहचान है वो बदल जाया करती है, लेकिन ये पहचान भी आपकी पहचान होती है, इसको आप नकार नहीं सकते। क्योंकि वो जो पासपोर्ट हमको यहाँ से मिलता है, जिसके आधार पे बाहर जाते हैं, इसमें हमारी पहचान भारतीय लिखी होती है। तो हमारी एक पहचान इलाके की पहचान भी होती है। अगली जो हमारी पहचान है वो हमारी होती है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, भाषा की पहचान, लैंग्वेज की पहचान। जैसे हरियाणा में बोलेंगे अरे भाई किधर जा रहा था, इतने भी आके बैठ जा, तो ये हमारी हरियाणवी भाषा हो गई। हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो काकू जावे है, यहाँ तो आके बैठ जा, तो ये हमारी उत्तर प्रदेश की भाषा हो गई। हम दिल्ली में आएंगे तो थोड़ा सा पंजाबी इतना ज्यादा हो, भाई कितने जा रहे हो, सीट पे बैठ जाएंगे, ऐसे हो गई। हम कर्नाटका जाएंगे तो कन्नड़ बोलेंगे, हम तमिलनाडु जाएंगे तो तमिल हो गई, हमने उर्दू सीखी तो उर्दू हो गई, हम हिंदी बोलते तो हिंदी हो गए। तो क्या है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी हमारे ग्रुप हैं और वो हमारी लिंग्विस्टिक पहचान है। उसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो भारत में बहुत सारे क्या है राज्य हैं जो भाषा के आधार पर बटे हुए हैं। तो हमारी एक पहचान भाषा की भी हो गई। एक हमारी पहचान हो गई नाम रूप की। नाम रूप की कैसे पहचान हो गई? भाई वो छोटा सा आदमी देखा था, आया यहाँ पे एक सज्जन आए थे बड़े काले से, उनके यहाँ पे तिल था। एक महिला आई थी जिनके लंबे बाल थे। एक पुरुष आए थे जो कम से कम 6 फीट ऊंचे होंगे। एक आदमी आया था जो थोड़ा मोटा सा था। एक बच्चा आया था जो नाका सा काला सा था। तो ये जो हमारी पहचान हो गई, ये कौन सी हो गई? ये हमारे नाम रूप की पहचान। ये रूप देखा, नाम दे दिया और वो उसकी पहचान होगी। हम अक्सर करते ही है, सबसे पहले जो आदमी आता है उसका नाम रूप देखते हैं हम, कि ये अपने बहादुरगढ़ से सुधीर कुमार सर आए कि भाई वो आदमी देखा तो ये ऊपर करके बाल काटता है, तो ये हो गए। वो पीछे बैठे हुए अपने दानिया सर, वो आदमी देखा तो यूं कुछ रखता दाढ़ी है उसकी, वो हो गए। तो ऐसे हमारी नाम रूप की पहचान हो गई। एक पहचान चलती हमारी जो कॉमन है, नॉर्मल है, वो पहचान होती है हमारी लिंगात्मक पहचान। जैसे पुरुष है, महिला है, ट्रांसजेंडर है, ये हमारी लिंगात्मक पहचान होती है जो हमारे प्रत्यक्ष रूप से हमको मिलती है। ये हो गई हमारी लिंगात्मक पहचान। एक हमारी जो और पहचान है वो पहचान है हमारी जो अभी कुछ सालों से हमको मिली है, और उस पहचान की वजह से हमको कुछ फायदे भी हुए हैं और बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं। वो जो हमारी पहचान है
वो है हमारी संगठनात्मक पहचान। संगठनात्मक पहचान जो होती है वो ऐसे लगाई जाती है, वो आदमी जो वामसेक में काम करता है, वो आदमी जो बीएसएस में काम करता है, वो आदमी जो बीएसपी का पदाधिकारी है, वो आदमी जो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है, वो आदमी जो फलाने संगठन का नेता है, वो आदमी जो फलानी समिति का कोषाध्यक्ष है, वो आदमी जो फलानी समिति का प्रेसिडेंट है। तो ये हो गई हमारी संगठनात्मक पहचान, और ये पहचान हमारी बड़ी घातक पहचान है, क्योंकि एक बार एक आदमी किसी संगठन से जुड़ जाता है तो अपने मन से, धन से, तन से जुड़ जाता है, और उसको कितनी भी आप सही बात बताओ तो संगठन से ऊपर उठ के सोचता ही नहीं है, वो देखता ही नहीं है। उसको लगता है कि जो संगठन में सीखा, जो पदाधिकारी ने बताया, जो नेता ने बताया, जो प्रधान ने बताया, बस वो ही दुनिया का वैश्विक सत्य है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जो क्रिटिकल एनालिसिस होता है, जो तार्किक सोच होती है, जो तर्क करने की हमारी इच्छा होती है, तर्क करने की जो हमारी बुद्धि होती है, हम उसको वहीं पे विराम दे देते हैं। तो एक हमारी होती है संगठनात्मक पहचान। ये संगठनात्मक पहचान हम बड़े गर्व से अपनी छाती पे अपने सिर पे लेके चलते हैं। बच्चों भाई को शांत रहो थोड़ी। उस संगठनात्मक हमारी जो पहचान है वो बड़े गर्व से अपने सर पे रख के चलते हैं, क्योंकि मुझसे अलग नहीं होना चाहती है। आदमी सामाजिक है, कहीं तो जुड़ेगा, और जो आदमी जिसको समाज की जितनी ज्यादा चिंता है वो उतनी ज्यादा ताकत से जुड़ेगा, और जो आदमी जितनी ज्यादा ताकत से जुड़ेगा वो उस संगठन को अपने मन में उतना गहरा बसाएगा। तो एक हमारी पहचान जो हो जाती है वो हो जाती है संगठनात्मक पहचान। ये हमारी 8 प्रकार की पहचानें हैं, लेकिन इन सब पहचानों से ऊपर उठ के हमारी एक पहचान है। वो पहचान हमारी जो समय के साथ खत्म कर दी, या समय के साथ खत्म हो गई, या जिस पहचान को हम भूल गए और उस पहचान को भूल के उसके खात्मे से हमारा नुकसान हुआ है। और वो नुकसान हमारा इस हद तक हुआ है कि हमारा जो सारी एनर्जी है, हमारी जो सारी ताकत है, वो इस बात में ही लगी रहती है अपने बच्चों को सुरक्षा कैसे दें, अपने बच्चों को कैसे बढ़िया स्कूल में पढ़ाएं, अच्छे काम कैसे करें, वो काम कैसे करें कि जिनमें फल अच्छा मिले, वो काम कैसे करें जिसमें अच्छे पैसे मिले, वो काम कैसे करें जिसमें हम सुरक्षित रह सकें। क्योंकि उस सारी ताकत को, जो ताकत हमारी अदरवाइज इस काम में लग सकती थी, प्रोग्रेसिव काम में लग सकती थी, आगे बढ़ने में लग सकती थी, अच्छी जगह जाने में लग सकती थी। भाई सुख समृद्धि सुरक्षा किसको नहीं चाहिए? कोई यहाँ पे ऐसा बैठा हो तो बता दे इसको सुख समृद्धि और सुरक्षा नहीं चाहिए। सबको चाहिए कि आराम से घर में बैठे, एक फोन करे तो काम हो जाए, 1 रुपए का काम करें तो 1 रुपया मिले। ऐसा ना हो कि 1 रुपए का काम करें तो चौंगी हाथ आए, अपने मन में शांति रहे, मस्तिष्क में शांति रहे। ये रहे कि सड़क पे अगर निकल रहे हैं तो सुरक्षित रहें। ये लगे कि किसी मोहल्ले में अगर रह रहे हैं तो अपनी आइडेंटिटी की वजह से मारे ना जाएं। ये लगे कि कहीं पे अगर जा रहे हैं तो अपनी आइडेंटिटी की वजह से सशक्त महसूस करें। वो हमारी आइडेंटिटी जो थी वो हमारी खत्म हो गई। वो हमारी आइडेंटिटी जो थी वो हमारी आइडेंटिटी हमको किसी ने दी नहीं थी। जैसे जितनी भी आइडेंटिटी हमारी आई है वो हमको कहीं ना कहीं से प्राप्त हुई है। ये जो हमारी समण वाली आइडेंटिटी है, समण वाली आइडेंटिटी हमको किसी ने दी नहीं थी, ये हमको नेचर से मिली है। समण लोग कौन होते हैं? समण लोग वो होते हैं जो संविधान में विश्वास रखते हैं, जो संविधान बनाते हैं, जो सम्मान देना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, जो समता का आचरण रखते हैं, जो सम्मान काम में विश्वास रखते हैं। जिन जिन शब्दों में सम आता जाता है, सम माने बराबर। जैसे कहते हैं हम समतल, समतल माने समतल भूमि कैसी है? समतल भूमि है, यानी बराबर भूमि है, इंसान भूमि एक जैसी भूमि है। तो जिन जिन शब्दों में सम आता जाता है, उस सम की जो प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, उस सम को अपने आचरण में उतारने वाले लोग हैं, उस सम को अपने मन में रखने वाले लोग हैं, उस सम को अपने मस्तिष्क में रखने वाले लोग हैं, वो सारे के सारे समण लोग। जिसको आपने सुना होगा, कहते हैं श्रवण।
श्रवण किस किसने सुना है, एक बार मुझे बताएं। श्रवण सुना है? श्रवण कि श्रम करने वाले लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, श्रम दान कर लो, श्रमिक मंत्रालय बना लो, श्रमिक यूनियन बना लो, ये सब श्रम करते हैं, मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करके खाते हैं। अरे मेहनत करके तो हम खा ही रहे हैं, शुरू से मेहनत करके खाते हैं, लेकिन हमको तुम श्रम 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 श्रमिक करके नीचे क्यों पहुंचाने में लगे हो? दरअसल हमारी जो प्राकृतिक भाषा है यानी प्राकृतिक भाषा है पाली भाषा, पाली के अंदर श्र षटकोण वाला, श षटकोण वाला नहीं होता और ये श्रमिक वाला श नहीं होता। जब जब भारत के अंदर इन्वेजन हुए हैं उसके हिसाब से भाषाएं बदल गई और भाषाओं का संस्करण हो गया, वो संस्कारित हो गई, वो संस्कारित भाषाओं से शब्दों के मतलब बदल गए। जैसे आप उदाहरण, बच्चों ये शोर नहीं बचाओ, आप सुनो, और अगर नहीं सुन सकते हो तो शांति से यहाँ देखते रहो, लेकिन बातें नहीं करो। देखो जैसे क्लास में शांति से टीचर डांट देती है और बैठते हो वैसे ही बैठो, वरना डांट पड़ेगी, एक आध हो जाएगा, रोना मत, ठीक है, शांति से बैठो। तो ये जो शब्द हैं हमारे, ये हमारे शब्द नहीं है, ये पाली भाषा के शब्द नहीं है। पाली भाषा के शब्द ना होने की वजह से वो सारे जो शब्द हैं वो प्राकृतिक जो भाषा के शब्द थे वो बदल गए और संस्कारित भाषा के हो गए, उसकी वजह से हमारे शब्दों के मतलब बदल गए। तो ये जो शब्द है समण, ये बड़े कमाल का शब्द है। जैसे बुद्ध को जो लोग मानते हैं, जानते हैं, वो जानते होंगे कि बुद्ध को कहा जाता है महासमण। बुद्ध को महासमण कहते हैं, क्यों कहते हैं? बुद्ध को महासमण क्यों कहते हैं? क्योंकि वो समणों में भी जो उच्च स्थान होता था, उस समणों में भी जो आगे का समण होता था, उस समणों में भी जो लीड करने वाला समण होता था, वो होता था महासमण। जैसे मानवों में कोई बहुत बढ़िया काम कर दे, क्रांति ला दे, उसको हम क्या कहते हैं? महामानव। ऐसे समणों में जिसने क्रांति ला दी, विचार फैला दिया, उसको हम क्या कहेंगे? महासमण। ऐसे इसीलिए बुद्ध को महासमण कहते हैं। तो ये जो हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी समण की आइडेंटिटी। ये समण की आइडेंटिटी हमारी खराब कहां से? भारत में कई बार आक्रमण हुआ है, भारत में कई बार इन्वेजन हुआ है, कई बार धीरे से हुआ है, कई बार जोर से हुआ है। लेकिन जितनी भी बार भारत में इन्वेजन हुआ है, जो लोग जो बाहर से आए हैं, जो लोग बाहर के लोग हैं, जो लोग समणों के विपरीत लोग थे, जो लोग समणों के ऑपोजिट लोग थे, जो सम के विपरीत वम लोग थे, जो सम के विपरीत द्विज लोग थे, जो सम के विपरीत बाहर से आए हुए लोग थे, वो आए, उन्होंने देखा कि यहाँ तो समता का माहौल है, ये तो सारे समता में रमण करने वाले लोग हैं, ये तो सारे सम्मान में जीने वाले लोग हैं, ये तो समतल भूमि में रहने वाले लोग हैं, ये तो समण लोग हैं और ये बड़े अच्छे लोग हैं। यहाँ खाने की दिक्कत नहीं है, या पीने की दिक्कत नहीं है, या पानी की दिक्कत नहीं है, इस भूमि पे पहाड़ भी है, इस भूमि पे दूरों मीलों प्लेन भूमि भी है, या खेती भी बहुत अच्छी होती है, इस भूमि पे तो नदियां बहुत सारी बहती हैं, इस भूमि पे तो समुद्र भी है। तो भारत की बाउंड्री के चारों तरफ से लोग आए, लेकिन उन सब लोगों में अगर आप एक कॉमन बात देखेंगे तो वो कॉमन बात ये है कि वो बाहर से जितने लोग आए हैं उन सब ही के सबको हम बोलते हैं बमण। उन सबको, चाहे तमिलनाडु में आया है, चाहे केरल में आया है, चाहे गुजरात में आया है, चाहे बंगाल में आया है, चाहे कश्मीर में आया है, चाहे असम में आया है, चाहे इधर राजस्थान में आया है, चाहे हरियाणा में आया है, चाहे कहीं से भी इन्वेट करके कोई आदमी आया है, इन सब में जो कॉमन बात है वो ये है कि वो समण लोगों से विपरीत है और उसका नाम है समण, बमण। जो समण के विपरीत है उसका नाम है बमण, और वो जो बमण है उसका हर जगह नाम बमण है, उसका नाम कहीं बदला नहीं है। उसी नाम को आगे जाके संस्कारित भाषा में कहा गया ब्राह्मण, बमण, बम्मण, बामण। इस नाम से इन सबके नाम भी। भैया एक बात और यहाँ पे आप मुझे बता दो कि अगर यहाँ पे कोई बमण है, बामण है, ब्राह्मण है तो अभी हाथ खड़ा कर दो, क्योंकि सभा बमणों की नहीं है, समणों की सभा है। अगर कोई बमण है तो यहाँ से अपना कान बंद करके, आंख बंद करके आराम से निकल जाना।
बाद में ये मत कहना कि हमको क्यों निकाल दिया, कोई है तो यहाँ से चले जाना, उठ के प्यार से निकल लेना। नाटक ये करना कि फोन पे बात कर रहा हूँ निकल लिए, अच्छा आएगा निकल जाएगा, क्योंकि समझो कि सब आए बमड़ों को संबोधित भी नहीं करते, उनका नाम उनका जिक्र भी नहीं करते, उनकी बढ़ाई भी नहीं करते, उनकी बढ़ाई भी नहीं करते, क्योंकि इतिहास है तो सिर्फ वही बताते। तो जब वो आए यहाँ पे उनको सबको हमने कॉमन नाम दिया बमड़, और वो हर जगह एक ही नाम। तो बमड़ आने से हमारे जो समर्थ थे उन्होंने उनको नाम दे दिया, क्योंकि हमारे जितने समर्थ थे यहाँ पे वो एक रूप के थे, सबका एक रूप था। वो अवक्त थे, अवक्त मतलब अवर्ण थे, उनका कोई वर्ण नहीं था। वर्ण का मतलब होता है पाली भाषा में, वक्त का मतलब होता है रंग। हमारा कोई रंग नहीं था, हम पक्के रंग के हैं, सारे समर्थ पक्के रंग के हैं एकदम। तो कभी भी देख लेना अपने समरों के कोर इलाके में, कोर गांव में देख लेना जाके, हम सारे के सारे पक्के रंग के हैं। लेकिन जब वो आ गए या मिक्स हो गए या मिक्सिंग हो गई तो अब हमारे रंगों में थोड़ा थोड़ा अंतर आ गया, अदरवाइज हम सारे पक्के रंग के। उल्टा वो लोग जो आए थे वो थे वर्ण वाले लोग, वो थे वक्त वाले लोग, वो थे, उनका रंग हुआ करता था। आप अगर देखेंगे कि पुराने समय में ये कोई रंग नहीं होते थे। पिंक कलर, पिंक नाम कहां से आया? ग्रे कलर कब आया? ब्लैक कलर कब आया? तो नाम कैसे होते थे रंगों के? बैगनी रंग, क्योंकि बैगन नेचर ने दिया है, वहां से आया। गुलाबी रंग, गुलाब हमें प्रकृति ने दिया है, तो वहां से आया। नीला रंग, जो नील है हमारा आसमान, वहां से आया। तो ऐसे ऐसे करके हमारे जो रंग आए हैं वो सारे नेचर ने दिए हैं। तो उनका तो कोई रंग ही नहीं, उनका तो कोई कलर ही नहीं। तो कलर नहीं है तो वर्ण वाले कौन लोग हुए? बमड़। हम वर्ण वाले लोग नहीं है, हम वक्त वाले लोग नहीं है, हम सारे के सारे समान। तो जब कहीं पे इन्वेजन होता है, कहीं पे आक्रमण होता है, और वहां पे दो तरीके हैं। या तो आप जाओ किसी के घर में घुसोगे, लठ मार दोगे। जब आप कोई आपको लठ मारेगा तो आप उसको क्या कहोगे? बाहर से चोर आया और उसने लठ मार दिया, लठैत है ये, तो आपके लिए वो लठैत है ना। तो उसको नाम किसने दिया कि वो लठैत? किसने दिया उसको नाम कि वो लठैत है जो आपके घर में आया? किसने दिया? हमने दिया ना। तो जोर से बोलो ना कि नाम हमने दिया। किसने दिया नाम? तो हमारी भूमि पे कोई बाहर से आके हमारे घर में घुस के, हमारे कल्चर को अपना के, हमारे घर में इन्वेजन करके हमारी रोटी खा रहा है, हमारी नदी को भुना रहा है, हमारी भूमि को भुना रहा है, और वो हमसे विपरीत है। तो उसको नाम कौन देगा? कौन देगा? हम देंगे। तो हमने नाम बोला। तो वो जो दो तरीके हैं इन्वेजन के, एक तो ये है कि किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाओ और कब्जा कर लो। लेकिन हम तो संख्या में बहुत सारे हैं, हम तो इतने सारे संख्या में तब भी थे और आज भी हैं। तब 100 में कोई एक आध संख्या, 1000 में, लाख में कोई एक आध संख्या होती होगी। अब तो फिर भी 3-4% हो गई है। तब 1000 में, लाख में एक आध संख्या होती होगी। तो बाहर से आए तो नाम भी हमने दिया। अब डायरेक्ट मार के तो इन्वेजन नहीं कर सकते। तो इन्वेजन होता कैसे है? इन्वेजन होता है सांस्कृतिक इन्वेजन, इन्वेजन होता है कल्चरल इन्वेजन, भाषा का इन्वेजन, हमारे अपने ट्रेडिशंस को उठा के उनको अपना बनाने का इन्वेजन। भैया चोर अगर आपके घर में आएगा तो क्या अपने मोहल्ले के त्योहार साथ लेके आएगा? क्या नहीं आएगा अपने मोहल्ले के त्योहार लेके। लेकिन चोर अगर तेज होगा तो क्या करेगा? धीरे से आएगा, आपके यहाँ पे बैठेगा, आपके त्योहार में मिल जाएगा, उसमें 19-20 करेगा, और धीरे धीरे आपकी जितनी संस्कृति है उसको ना लेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो संस्कृति को अपनाते अपनाते उसके शिखर पे जाके बैठ जाएगा। फिर आपको लगेगा अरे ये तो हमारा कुछ है ही नहीं, सब कुछ इन लोगों का है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आक्रांता आता है, आक्रमणकर्ता आता है, वो अपनी महिलाएं नहीं लेके आता, वो अपने बच्चे नहीं लेके आता, वो अपना खाना नहीं लेके आता, वो अपना त्योहार नहीं लेके आता, वो अपनी संस्कृति नहीं लेके आता। वो जहां आता है उसी को अपनी संस्कृति बनाता है। तो ऐसे करके धीरे धीरे जब इन्वेजन हुए तो आगे जाके जात के आधार पे, काम के आधार पे हम लोग अपने अपने काम करते थे। अब कोई कह सकता है कि जी जो सफाई का काम करने वाले लोग थे, या जो चमड़े का काम करने वाले लोग थे, या जो कूड़ा उठाने वाले लोग थे, या जो
काटने वाले लोग थे या सफाई करने वाले लोग थे, वो सारे के सारे जितने भी लोग हैं तो वो सारे के सारे उस समय अपने काम से जाने जाते थे। तो उससे एक सवाल पूछो कि भाई एक बात बता कि उस समय पे कौन सी नालियां थी, कौन सा कूड़ा इकट्ठा होता था, कहां सफाई का काम होता था, कहां चमड़े का काम होता था। अच्छा चमड़े का काम होता तो क्या सारे के सारे चमड़े का ही काम कर रहे थे? अच्छा बुनाई का काम होता तो सारी सारी दुनिया बुनाई कर रही थी। अच्छा लोहाई का काम होता तो सारे के सारे लोहाई पीट रहे थे। उससे सवाल पूछो तो जवाब नहीं आता। अच्छा चलो मान लिया कि काम कर रहे थे, अब तो हम वो काम नहीं कर रहे, तो हमारी वो काम की पहचान पीछे रह जाती है। और पता नहीं तुम बता दो हमारे बाप दादा ने ऐसे काम करे भी नहीं करे, हमको तो नहीं पता। हमारे तो आंख खुली तो हमारे पिताजी व्यापार करते थे, तो हमारे तो पिताजी व्यापारी हुए, हम वकालत करने लगे तो हम वकाल हुए, कल को लड़का हमारा कुछ और करेगा तो कुछ और हो जाएगा। तो काम की पहचान तो हमारी वो नहीं हो सकती। लेकिन क्योंकि सिस्टम को जटिल बनाना है, अगर बांटेंगे नहीं तो राज कैसे करेंगे, अगर बांटेंगे नहीं तो हुक्म कैसे चलाएंगे, क्योंकि सिस्टम को जटिल कराना है। तो इसलिए जाति को आगे बढ़ाया। लेकिन जाति का जो मतलब है, जाति का मतलब काम से नहीं होता है। काम का मतलब तो काम होता है, कर्म होता है, कार्य होता है, वर्ग होता है। जाति का मतलब वर्ग नहीं होता, जाति का मतलब काम नहीं होता, कार्य नहीं होता। जाति का मतलब, जाति का मतलब जो माताएं बैठी एक सेकंड में समझ जाएंगी, एक सेकंड लगेगी समझने के लिए। जो माताएं बैठी हैं, जब आपका बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या कहते हैं? नवजात शिशु। जब कोई भी बच्चा पैदा होता है, कोई भी आदमी होता है, मान लीजिए किसी के यहां तक दिल है तो क्या कहते हैं? जन्मजात दिल है। मान लीजिए कि कहीं से आप निकल के आ रहे हैं और कहीं पे आपने देखा कि गाली गुस्सा चलिए करे तेरी जात का मार, कहीं पे आपने देखा अरे इसको जात ही ऐसी है। तो जात का मतलब ये तो नहीं है कि जात ही ऐसी का मतलब इसका वो काम ही ऐसा है। अब वो बना हुआ डॉक्टर वो किसी को धक्का कर रहा है तेरी तो जात ही ऐसी है, अबे लुहार थोड़ी है, तेरी तो जात ही ऐसी। डॉक्टर है, सम्मानित आदमी है, बड़े आदमी है, लोगों को ठीक करता है, इलाज करता है, तेरी जात का मार। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो ये कह रहा है कि तेरी जात को गाली दे रहा है, तेरे काम को गाली दे रहा है। उस सब का मतलब ये होता है, जन्म का मतलब, जात का मतलब तो जन्म पैदाइश। बुद्ध की भी साहित्य में अगर पढ़ेंगे तो आपको जो लोग बुद्धिस्ट हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पाली को जानते हैं, वो जानते होंगे जाति दुखा जरा दुख जन्म दुख, जाति दुखा जन्म दुखा, व्याधि दुखा मरण दुखा। यानी जो जाति है पैदा होना दुख है, जीना दुख है, बीमारी दुख है, बुढ़ापा दुख है और मरना दुख है। तो जो जाति का मतलब है वो उत्पत्ति से होता है, जाति का मतलब पैदाइश से होता है, जाति का मतलब काम से नहीं होता है। तो वो जो हमको बताया जाता है जाति का मतलब वहां से नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि बांटना था, तोड़ना था, काटना था, रूल करना था, तो इन्वेडर ने सारे काम कर दिए। फिर भारत में धीरे धीरे हमारे जितने भी संत आए, उन्होंने सबने कहा कि भैया जितने भी तुम हो सारे एक हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, एक साथ हो जाओ। एक साथ हो जाओगे तो बच जाओगे, अलग अलग जाओगे तो मारे जाओगे। ये काम हमारा सालों से चल रहा है, सालों से चल रहा था। और जितने भी संत हैं, जितने भी पक्ष के लोग हैं, जितने भी गुरु हुए हैं, जितने भी मतों के लोग हुए हैं, जितने भी मत वाले लोग हुए हैं, उन सबने एक ही बात बताई है, एक साथ रहना है, संग संग रहना है, संगठित रहना है, एक बन के रहना है। क्योंकि ताकत कहां होती है? एकता में ताकत होती है। तो हमारे गुरु, हमारे संत, हमारे पक्षकार वो कोई बुद्धि से थोड़े कमजोर तो नहीं थे, ज्ञानी थे, दुनिया को ज्ञान देते थे, ज्ञान बांटते थे, तो अच्छी बात बताते जाते थे। लेकिन हमें उसका नुकसान उठाना पड़ा, हमको बार बार नुकसान उठाना पड़ा हमारे अलग अलग होने का। तो जब अलग अलग होने का नुकसान उठाना पड़ा तो फिर जो एंट्री होती है वो होती है डॉक्टर अम्बेडकर की, बाबा साहब की। यहाँ से ध्यान से सुनना, पता चल जाएगा कहां से शुरू हुए और वापस कहां पहुंचे हैं। बाबा साहब की एंट्री होती है तो जो समण से टूट के हम क्या बने थे? जातियों में। तो बाबा साहब ने संविधान में प्रावधान करा और प्रावधान करके जो जाति में बिखरे हुए लोग थे उनको 3 हिस्सों में इकट्ठा करा। कौन से थे वो 3 हिस्से?
एसटी, ओबीसी। तो वो जो 3 हिस्से थे जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने हमको इकट्ठा करा, आगे हमको बताया कि एक होना है। तो उन एससी, एसटी, ओबीसी को क्या हो जाना चाहिए था? एक हो जाना चाहिए था। लेकिन क्रांति बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्रांति है, तो हम इकट्ठा होने से तो रहे, हम और ज्यादा खुलते चले। तो जाति से हम आए किस पे? एससी, एसटी, ओबीसी पे। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पहचान है, संवैधानिक पहचान है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस हमारी कौन सी पहचान है? संवैधानिक पहचान है, जो डॉक्टर अंबेडकर ने हमको दी। फिर मान्यवर काशीराम साहब आए। मान्यवर काशीराम साहब के समय में हमको एक और पहचान दी गई। हमको बताया गया कि हम सारे के सारे क्या हैं? क्या हैं? बहुजन है, यानी हम बहुत सारे जन हैं। बहुजन जो शब्द होता है वो हमारा संख्यावाचक शब्द होता है कि जैसे यहाँ पे 100 लोग बैठे हुए हैं और 100 में से 51 लोग एक मत के हो जाएं, तो हम क्या हो जाएंगे? बहुजन। और जो 49 लोग रह गए वो हो गए अल्पजन। तो माननीय काशीराम जी हमको पहचान देकर के गए, बहुजन की पहचान। अब बहुजन की पहचान हमारी संगठनात्मक पहचान है कि अगर हम कहीं किसी संगठन में काम करते हैं, किसी पार्टी में काम करते हैं, कहीं आंदोलन करते हैं, तो वो जो हमारी पहचान हो जाती है वो हमारी हो जाती है संगठनात्मक पहचान भी हो जाती है वो हमारी, लेकिन वो संख्यावाचक है। कल को दूसरे लोग अगर संख्या में हमसे ज्यादा हो जाते हैं तो वो हो जाएंगे बहुजन, हम अल्पजन हो जाएंगे। जहां जहां हम जाएंगे हम हर जगह बहुजन नहीं रह सकते। हम ओवरऑल तो बहुजन हैं, लेकिन हर जगह हम बहुजन नहीं रह सकते, वो हमारी संख्यावाचक पहचान। फिर जब हम बहुजन से आगे बढ़े तो हमारा अभी रिसेंटली शब्द आया हमारा मूल निवासी, यानी हम भारत मूल के लोग हैं, इसलिए हम मूल निवासी हैं। हम भारत मूल के लोग हैं, हम यहीं के लोग हैं, इसलिए हम मूल निवासी। ये शब्द हमारा आया। तो जब ये शब्द हमारा आया मूल निवासी, तो मूल निवासी शब्द भी हमारा बदल जाया करता है। वो कैसे बदलता है? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज आप मुखमेलपुर में रह रहे हैं, आप यहाँ के मूल निवासी हैं। कल को मुखमेलपुर से निकल के आप न्यूयॉर्क चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, और आप वहां पे रह लिए, तो आप बताएंगे हम वासी तो न्यूयॉर्क के हैं, लेकिन हमारा मूल निवास मुखमेलपुर का है। आपके बच्चे पैदा हो जाते हैं, वहीं की सिटीजनशिप हो जाती है, तो आपके बच्चे कहाँ के मूल निवासी हुए? आपके बच्चे कहाँ के मूल निवासी हुए? अमेरिका के जो हुए। तो हमारी मूल निवासी पहचान है अमेरिका की हो जाएगी। तो मूल निवासी पहचान हमारी रहने के हिसाब से बदल जाती है। एक पीढ़ी बदली नहीं और हमारी मूल निवासी पहचान बदल जाती है। तो अब मूल निवासी शब्द से कहां पे आए हैं वापस? सवर्ण पे। क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल पहचान है, जो हमारी जड़ों की पहचान है, जो हमारी नस्ल की पहचान है, जो हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी अपनी पहचान है, वो हमारी सिर्फ एक पहचान है, वो सवर्ण है। क्योंकि जो मैं आपको पहले बता रहा था कि बाबा साहब आए तो उनके अनुयायी डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी हो गए, अंबेडकरवादी हो गए। उससे पहले वो हो गए रविदासी हो गए, उससे पहले वो कबीरदासी हो गए, उससे पहले वो कह सकते हैं कि हम सारे के सारे बुद्धिस्ट थे, तो वो उससे पहले तो बुद्ध के आने के बाद ही तो बुद्धिस्ट होंगे। तो बुद्ध से पहले भी तो कुछ रहे होंगे। वो बुद्ध से पहले जो हम रहे हैं वो हम सवर्ण रहे। तो ये गोला अब पूरा होता है, ये ऐसे पूरा होता है, सवर्ण से चले बुद्धिस्ट होते हुए, पंथवाद होते हुए, पंथिक होते हुए, जाति में बढ़ते हुए, संवैधानिक पहचान एससी एसटी होते हुए, बहुजन होते हुए, मूल निवासी होते हुए, अब वापस जो हम पहुंचे हैं वो वापस हम सवर्ण में पहुंचे। और हमारी जो सवर्ण वाली पहचान है वो हमारी सवर्णीय धर्म की पहचान है, वो हमारी आखिरी पहचान है। इसके बाद हमारे पास कोई पहचान बचती नहीं है। ये हमारी ओरिजिनल पहचान है, ये हमारी जड़ की पहचान है। इसके बाद हमारी कोई पहचान नहीं बचती। इस पहचान को फैलाने का जो काम कर रहा है, इस पहचान को लोगों को देने का जो काम कर रहा है वो सवर्ण संघ कर रहा है। जो ये सवर्ण संघ है, जो वीका लोगो आप लोग देखते हैं, ये पहचान को फैलाने का ही काम कर रहा है। इसके अलावा सवर्ण संघ कोई काम नहीं करता। ना सवर्ण संघ विचार देता है, ना सवर्ण संघ क्रांति देता है,
ना समर्थन किसी को कुछ और देने जा रहा है। समर्थन तो सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर का काम कर रहा है, अलार्म का काम कर रहा है, पहचान देने का काम कर रहा है, पहचान बताने का काम कर रहा है, उसके अलावा नहीं कर रहा। इस पहचान देने के प्रोसेस में कैसे ये पहचान देनी है, कि नियमों के आधार पे देनी है, वो संघ ने सीखा है, जो इतने समय से बाकी सारे संगठन को बोलते हुए आ रहे थे कि इकट्ठे हो जाओ वरना मारे जाओगे, इकट्ठे हो जाओ वरना मारे जाओगे। वहां से जो इकट्ठे होने की समस्या आ रही थी, उनके निवारण के लिए संघ ने ये 10 नियम बनाए। ये जो 10 अमृत निर्णय भी आपको एसपी परिहार सर यहाँ पे बता के गए हैं, संघ ने ये नियम बनाए हैं। अब ये जो हमें पहचान देनी है, ये पहचान किन नियमों के आधार पे देनी। आज आप यहाँ लोग आए हैं, आपने अपना जो बैठने का खर्चा है, जो उठने का खर्चा है, जो खाने का खर्चा है, वो नहीं दिया है। क्योंकि यहाँ के जो कुछ अच्छे लोग हैं मुखमेलपुर के, उन्होंने कहा कि हम बिठाएंगे, हम खिलाएंगे, बस संघ आए और पहचान देके चला जाए। कहीं पे हो सकता है कि जहाँ पे कुछ खर्चा वर्चा करना पड़े तो आप अपना भी करके आ सकते हैं, अपना रोटी लेके आ सकते हैं, या अगर कहीं पे रोटी का इंतजाम नहीं तो जहाँ रोटी का इंतजाम होता है वहां अपना रोटी का लेके जा सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। कम से कम पैसों में, कम से कम आवाजाही में, कम से कम रिसोर्सेज में हम ज्यादा से ज्यादा काम कर पा रहे हैं। तो हमारी जो समझ की पहचान है वो मुखमेलपुर से लेके, आप ध्यान से सुनना, मुखमेलपुर से लेके दिल्ली, कलकत्ता, गाजियाबाद, हरियाणा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, तेलंगाना, कर्नाटका, हर जगह फैल रही है, बहुत तेजी से फैल रही है। आज की तारीख में आप कहीं भी चले जाएंगे, आप अगर कहेंगे मैं सवर्ण हूं तो आपको सवर्ण मिल जाएंगे, क्योंकि यही एक पहचान है। बाकी सब चीजों से ऊपर उठ के ये पहचान है। आपको अपनी समझ पहचान के लोग मिल जाएंगे, आप सवर्ण बताएंगे, आपको दूसरा सवर्ण कहेगा भाई मैं भी सवर्ण। अभी रास्ते में आ रहे थे, एक गाड़ी पे देखा ये लीगल लोगो छपा हुआ है और उसका बटन देते हुए उनको नंबर देखा कौन बैठा हुआ है, तो कॉमन मूल निवासी जी है, वो मिले, उनको कहा भैया रास्ता बटा दो, हमारी गाड़ी के पीछे गाड़ी लगा, तो ऐसे करके मदद हो जाए। तो ये जो पहचान है, ये संघ देने का काम कर रहा है और यही काम संघ करता है, इसके अलावा संघ कोई और काम नहीं। संघ आपको पहचान दे रहा है। अगर इस पहचान पे हम इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि हम हो रहे हैं, बहुत तेजी से हो रहे हैं, इस पहचान को जितनी जल्दी आगे बढ़ा लेते हैं और इस पहचान पे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई भी अधिकार आपके घर पे थाली में रख के आएगा। क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी होती है उसके उतने डंडे मजबूत होते हैं, और जिसके जितने डंडे मजबूत होते हैं उसके घर पे अपने आप अधिकार आते हैं। जिन लोगों की संख्या भारी नहीं होती वो षड्यंत्र करते हैं, वो कब्जे करते हैं, वो इन्वेजन करते हैं, लेकिन जिनकी संख्या भारी होती है उनके सिर्फ इकट्ठा होने मात्र से ही काम हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पे अभी झगड़ा हो जाए दो पक्षों में, तो जिसकी तरफ से ज्यादा लोग आएंगे उसी का डंडा मजबूत माना जाएगा। फिर चाहे लड़ाई हो ना हो, समझौता हो जाए, लेकिन समझौता वो होगा जिसके लोग ज्यादा होंगे, जिसके लोग संख्या में ज्यादा होंगे। तो संख्या में ज्यादा लोग तो अपनी अलग अलग पहचान से तो नहीं हो सकते, अपनी काम की पहचान से नहीं हो सकते, अपनी भाषा की पहचान से नहीं हो सकते, अपने क्षेत्र की पहचान से नहीं हो सकते, अपने प्रोफेशन की पहचान से नहीं हो सकते, अपने एरिया की पहचान से नहीं हो सकते, नाम ग्रुप की पहचान से नहीं हो सकते। संख्या में तो इकट्ठे लोग सिर्फ एक पहचान से हो सकते हैं। काम में कुछ भी करता हूँ, नाम मेरा कुछ भी है, इलाके से किसी से भी आता हूँ, कहीं भी आता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, मेरे पूर्वज कुछ भी काम करते हो, लेकिन जो ओरिजिनल पहचान है वो भी समर पहचान है और इसी पे मुझे इकट्ठा होना है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना। जितनी जल्दी हम अपने आप को समर कहने लगेंगे उतनी जल्दी हमारी जीत हो जाएगी। इसलिए मुखमेलपुर के वासियों, बहनों, भाइयों, जितने भी यहाँ बैठे हैं, आप सबके सब समर हैं। आप इस पहचान को अपना लीजिए, इसको गर्व से अपने माथे पे रखिए, इसको गर्व से ओढ़िए, पहनिए, और ये पहचान आपको जिता देगी। अभी नहीं जिताएगी, थोड़े समय बाद जिताएगी, लेकिन जितनी जल्दी इस पहचान के तहत हम इकट्ठे हो जाएंगे उतनी जल्दी जीत जाएंगे। अगर इस पहचान के तहत इकट्ठे नहीं हो सकते तो हम नहीं जीत सकते। जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे। आज जुड़ेंगे, आज जीतेंगे, कल जुड़ेंगे, कल जीतेंगे, परसों जुड़ेंगे, परसों जीतेंगे, और अगर नहीं जुड़ेंगे तो नहीं जीतेंगे। ऐसे प्रदर्शन करते रहेंगे, ऐसे ज्ञापन देते रहेंगे, ऐसे डंडे बजाते रहेंगे, रोते रहेंगे, चीखते रहेंगे, हमारा आरक्षण चला गया, हमारी नौकरियां चली गई, हमारे बच्चे सरकारी कॉलेजों में नहीं पढ़ सकते, हमारे बच्चे यहाँ नहीं जा सकते, हमें अच्छी सुविधा नहीं है। क्योंकि झगड़ा इस बात का नहीं है,
कि आपको क्या करना है, आपको राजनीति में जाना है नहीं जाना, आपको सत्ता में जाना नहीं जाना। झगड़ा इस बात का है कि बढ़िया काम भ्रमण का बालक करेगा, श्रवण का बालक करेगा। झगड़ा इस बात का है गंदे काम श्रवण का बालक करेगा या भ्रमण का बालक करेगा। तो जिसके बालक जितनी जल्दी इकट्ठे हो जाएंगे, जिसके माँ बाप जितनी जल्दी इकट्ठे हो जाएंगे, उनके बच्चे उतनी जल्दी बढ़िया काम करेंगे। वरना लाइनों में लगे रहोगे। मेडिकल कॉलेज में, सरकारी कॉलेज की भी इतनी फीस हो गई है, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और प्राइवेट का तो छोड़ ही दो, 2 करोड़ रुपया देके बच्चे को डॉक्टर बना भी लोगे तो अभी बच्चे को नौकरी नहीं है। 2 करोड़ रुपए कई साल में कमाएगा, हो सकता है मर भी जाए, कमा भी ना पाए। तो इसलिए अपनी सारे अहम वहम दूर कर ले। किसी को ये लगता है कि 2-4 पैसे जेब में आ गए और हम सुरक्षित बच जाएंगे, आगे निकल जाएंगे, इस गलतफहमी को दिमाग से निकाल दें। क्योंकि जब सम्राट अशोक का शासन नहीं बचा, जिस शासन में हम दुनिया की 32% जीडीपी चलाया करते थे, सुदत्त जैसे व्यापारी हुआ करते थे, सोने से पूरी जमीन बिछा दिया करते थे, जीवक जैसे डॉक्टर होते थे जो खोपड़ी खोल के सर्जरी कर दिया करते थे, सम्राट अशोक जैसे हमारे राजा हुआ करते थे, जो एशिया में सबसे, दुनिया में सबसे बड़ा शासन बर्मा तक या श्रीलंका तक, उधर ईरान तक, अफगानिस्तान तक हमारे बॉर्डर हुआ करते थे। जब वो शासन चले जा सकते हैं अपनी आइडेंटिटी खोने पे, तो बाकी तो किसी की जेब में 2-4 पैसे तो उस बैंक को निकाल देना। जब आइडेंटिटी खोने पे चीजें जा सकती हैं तो इस बात को मान लेना कि आइडेंटिटी वापस आने पे चीजें 100% वापस आएंगी। बस इतना सा काम करना है कि अपने आप को समझ लेना शुरू करना है, अपनी आइडेंटिटी समझ बतानी है। फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे जहां अपना नाम लिखते हैं वहां अपने नाम के आगे समझ लिख देना है। आपकी जो पहचान है पहुंच जाएगी एक झटके में। जो अमेरिका में समझ बैठे हैं, लंदन में समझ बैठे हैं, गाजियाबाद में, दिल्ली में समझ बैठे हैं, कलकत्ता में समझ बैठे हैं, एक झटके में उसमें जुड़ जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे, जितना बढ़ेंगे उतना जुड़ेंगे, और जितना जुड़ेंगे उतना बढ़ेंगे। अगर मेरे वक्तव्य में कोई त्रुटि हुई है तो संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे, संघ मुझे क्षमा करे। अब हम जो हमारे संघ के रिचुअल्स हैं उनको करेंगे। 5 मिनट बस बात ध्यान से सुनेंगे। एक तो इस कॉन्सेप्ट से किसी के कोई सवाल है तो वो इसके बाद अपने सवाल जरूर पूछे। अगर आपके सवाल आएंगे तो हो सकता है किसी और के भी उनके भी पूरे हो जाएंगे। और सवालों में से जवाब निकलते हैं तो मन में शांति आती है, और जब मन में शांति आती है तो आदमी का किसी भी कॉन्सेप्ट पर जुड़ने का मन तुरंत करता है। समर संघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं आपको बता दूं, आपने यहाँ जितनी भी आज तक मीटिंग करी होगी मुक्तेश्वर वाले भाइयों और समूहों ने, समर संघ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कहता है कि मीटिंग हुई, अभी सवाल जवाब कर लो जिसको करने हैं। कोई और नहीं कहता सवाल जवाब करने के लिए, क्योंकि हमारी पुरानी पहचान और हम इसको ठोस तरीके से मानते हैं। उसके बाद 1-2 मिनट की बात और बताऊंगा। समर संघ की 1000 दिन की कैंपेनिंग चल रही है। उस 1000 दिन की कैंपेनिंग में हमको सिर्फ एक काम करना है कि लोगों को ये बताना है कि हमारी आइडेंटिटी समर है, और उस आइडेंटिटी में हम इकट्ठा हो रहे हैं, उस पहचान में इकट्ठा हो रहे हैं। तेजी से समर करते चले जाएंगे, तेजी से समर बताते चले जाएंगे और इकट्ठा हो जाएंगे। 1000 दिन संघ सिर्फ यही काम करेगा, और 1000 दिन बाद देखेगा कि हमारे रिजल्ट क्या है। इसके अलावा हम अभी जितने लोग हैं, अब संघ क्या होता है इसको 1 मिनट में बताऊंगा। हम जितने यहाँ पे लोग हैं हम सारे समण हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अब जब इकट्ठे बैठे हैं तो इसी को बोलते हैं संघ। तो ये हो गया क्या? समणों का संघ, और ये हो गया क्या? समण संघ। तो अभी हम समण संघ अपने आप को नमामि करेंगे, सब अपने घुटनों पे बैठेंगे, नमन करेंगे। हम 3 बार बोलेंगे संगम नमामि, 3 बार झुकेंगे। और ये जब हम झुकते हैं तो हम किसी को नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है किसी और को कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कहीं बाहर कर रहे हैं। ये हम सिर्फ अपने आप को, अपने संघ को, जितने लोग हमारे यहाँ बैठे हैं इनको नमन करते हैं। 1 मिनट के लिए घुटने पे आ जाएंगे सब लोग, जो नहीं आ सकते वो वहां बैठे रहें। 3 बार झुक के संघ नमामि करेंगे। जो लोग ऊपर कुर्सियों पे बैठे हैं अगर नीचे बैठ जाएं तो बहुत अच्छा, नहीं बैठे